हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत अच्छी कहानी जिसका नाम है अपराजिता। तो बच्चों, इस कहानी को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मविश्वास है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शारीरिक विकलांगता के बाद भी हिम्मत नहीं हारती और बड़ी बड़ी बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हुए सफलता प्राप्त करती है। लेखिका ने दिखाया है कि अगर आदमी में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चलिए विलंब ना करें और अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता अर्थात ईश्वर विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख हमें स्वयं अपने जीवन की रिक्तता यानी कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं, रिक्तता छोटी लगने लगती है। हम में से कौन सा ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता? अर्थात हमारी आदत होती है कभी भी कोई संकट आए तो दोषी कौन? ईश्वर। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोसकर नहीं, अर्थात वो बड़े आराम से अपने जीवन को जी रही है। विधाता को कोस नहीं रही। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते के जुड़ा है, अर्थात आमने सामने है हमारा घर। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निथले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन यानी कि आना जाना आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी, अर्थात किसी वीर स्त्री से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्लड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी वेछिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख को भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। तो बच्चों, अब सोचकर बताइए अपना दुख भुलाने के लिए युवक क्या करने लगा? बच्चों, अपना दुख भुलाने के लिए युवक ने पहले नशे की गोलियां खानी शुरू की और फिर नूर मंजिल की शरण में वो जाने लगा। इधर वह लड़की चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्लित है, अर्थात सदैव उसमें प्रसन्नता रहती है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा तक नहीं, आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण जीने की प्रबल इच्छा और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर बताएंगी? क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? एक दिन उसने मुझसे पूछा, मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी क्या मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मूंछ आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुने फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी चेन्नई यानी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपने शोध पर डॉक्टरेट की उपाधि ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं
मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। इसी कारण मैंने एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को ही सजीव बना सकूं। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। तो बच्चों, सोचकर बताइए चंद्रा क्या चाहती थी। बच्चों, चंद्रा चाहती थी कि वह अपना सारा काम स्वयं करे। अभी उसकी माँ उसकी कार चलाती है, लेकिन वो चाहती थी कि ऐसा समय आए कि वो अपने लिए अपना काम स्वयं करे। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच में ऐसे रखी कि निचला धड़ उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदृढ़ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इसे पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को, अर्थात उनकी माता को, 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग स्त्री पुरुषों में, इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। चंद्रा को जब सामान्य ज्वर के साथ चौथे दिन पक्षाघात हुआ, पक्षाघात यानी कि लकवा हुआ, तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अंचल हो गया, अर्थात नीचे का शरीर बेजान हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा कि आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। यह बताते हुए श्रीमती सुब्रमण्यम का गला भर आया। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने विधाता से कभी यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिस्ट सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला, अर्थात बहुत ज्यादा कष्ट के साथ उपचार चला। एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया, अर्थात इसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि मैं भी आश्चर्य में पड़ गई। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीप पर बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में इसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट के दरवाजे पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। आप ही सोचिए, आपकी पुत्री ही व्हीलचेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा कराती वह पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने कई स्वर्ण पदक जीते। एससी किया, प्राणीशास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। तो बच्चों, सोचकर बताइए चंद्रा ने किसके निर्देशन में शोध कार्य किया। बच्चों, चंद्रा ने प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने विदेश से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे वह स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। सुगमता यानी कि बड़ी आराम से आसानी से। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा साणा का स्मरण हो आया। शतवित शरीर में असंख्य घाव, आभा मंदिर भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। जब मैंने वे कविताएं देखी तो मेरी आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविताओं में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ ही जैसे पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनों की तरह खटखट चलते रहते हैं।
जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समुलन भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कात पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। उसने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ खड़ी, डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो बच्चों, सोचकर बताइए चंद्रा की रुचि किस संगीत में थी? बच्चों, चंद्रा की रुचि पाश्चात्य संगीत में थी। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्जिस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रकृति में मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, अर्थात उनकी माता का चित्र, जिसमें वे एक विशेष पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री ही पहियां लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास और जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार भी खोल देता है। तो बच्चों, ये कहानी शिवानी द्वारा लिखी गई है, जो लेखिका हैं इस पाठ की। आइए उनके विषय में जान लेते हैं। शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। उनका मूल नाम गौरा पंत था। उनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास हिंदी पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी कृतियों में चल खुसरो घर आपने, विषकन्या, 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, झरोका, स्मृति कलश आदि प्रमुख हैं। 21 मार्च 2003 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, शिवानी जी ने हमें इस कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। आशा की किरण अवश्य अपने सामने रखनी चाहिए और एक दिन सवेरा ज़रूर होगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।